जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी एक आप कह सकते हैं जैसे भृगुनंदी नाड़ी आसानी से इवेंट्स को बताने में मदद करती है, उससे एक स्टेप ज्यादा, या आप कह लीजिए थोड़ा सा कई चीजों को कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, तो वहां पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको जातक का जन्म टाइम सही से पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की डिग्री, क्योंकि अगर कुछ ग्रह डिग्री और मिनट्स पे सेम होंगे तो सेकंड्स की वजह से वो बदल जाएगा कारक। तो कुछ चीजों के लिए भृगुनंदी नाड़ी बहुत ही अच्छी से काम करती है, और कुछ चीजों के लिए आप देखेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी अच्छे से काम करते हुए दिखाई देगी। तो इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भृगुनंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोग्रेशन लोगों के कैलकुलेट करने में या समझने में दिक्कत आती है। तो लोगों को दशा सिस्टम पे विश्वास रहता है कि वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में दिख जाता है। जब विंशोत्तरी दशा या अग्नि दशा या काल चक्र दशा आप वैदिक में लगाते हैं, सेम उसी प्रकार से चर दशा सिस्टम आप जेमिनी में लगाते हैं। तो चर दशा सिस्टम जो है राशि बेस्ड है, और वो राशि स्पेसिफिकली हर कुंडली के हिसाब से किसी को जो राशि है कितने साल के ईयर की मिलेगी, किसी को कितने की मिलेगी, तो सबके लिए वेरिएबल रहता है। तो जैसे इस कुंडली में देखेंगे, ये जातक की इस टाइम पे टॉरस, यानी यहाँ लिखा भी हुआ है टॉरस की 2016 से इसकी महादशा स्टार्ट हुई है वृषभ राशि की, और 16/4/2027 तक रहेगी। तो अब हमें ये देखना है, क्योंकि आज जब ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी 2025 चल रहा है, यानी मार्च का महीना भी अभी खत्म होने वाला है। और इस हिसाब से इसके अच्छे खासा मतलब समझेंगे तो 16 से 2025 9 साल जा चुके हैं और 2 साल इसके बचे हैं। तो जो प्रिडिक्शन अच्छी बुरी इसकी जो इवेंट्स हुई होंगी वो यहाँ से मैच करनी चाहिए, तो उसी रेफरेंस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और भी अच्छे जो एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान रखना पसंद करते हैं उनको ये फॉरवर्ड करें। तो इसकी टॉरस की महादशा चल रही है। तो यहाँ पर मैंने जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, चर दशा के बारे में बता दिया कि हर राशि की अलग अलग टाइम पीरियड की होती है, तो इसमें से हम स्पेसिफिकली अभी चर दशा के ऊपर टॉरस पे इस जातक की इस कुंडली पे बात कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा है अर्गला, यानी इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ अदर प्लैनेट्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर असेंडेंट, यानी जातक पे क्या होगा, ये अर्गला के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जेमिनी दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सही प्रेडिक्शन निकालने में आपको भी 3-4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने चरदशा लिखा, फिर अर्गला लिखा, फिर उसके बाद हम कारक का एस्पेक्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जातक के जीवन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चर दशा में टॉरस का साइन है, तो इससे जो शुभ अर्गला है वो 2 4 10, यानी असेंडेंट से आप 2 4 और 11, सॉरी 2 4 और 11 भाव देख लीजिए। अगर वहां कोई ग्रह बैठे हैं तो उनकी शुभ दृष्टि इसकी ऊपर आ रही है, क्योंकि 2 4 11 शुभ दृष्टि देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 10 और 12 ये मेलेफिक दृष्टि देते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि मेलेफिक दृष्टि M1 M मतलब M3 M10 M12, और बेनिफिक A2 A4 और A11, ये हाउसेस से लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बेनिफिक का अगर यहाँ पे दृष्टि केतु की आ रही, केतु चाहे एज ए प्लेनेट कारक तत्व के हिसाब से आप क्या लेते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर यहाँ केतु बेनिफिक अर्गला देने के लिए इस जातक के असेंडेंट पे बैठा हुआ है,
तो यानी इसको केतु का कारक तत्व जो भी आप सिग्निफाई करेंगे वो इस जातक को इन्फ्लुएंस लेके आएगा इस 11 साल के अंदर। अब कोई ओकल्ट भी इससे केतु से बोलेगा, कोई आइसोलेशन भी केतु से बोलेगा, कोई डिटैचमेंट भी बोलेगा, कोई सांसारिक चीजों से मुंह मोड़ने वाली चीजों भी बोलेगा, कोई कटम कुटुंब से दूर करने की भी बोलेगा। वो जैसा आप लगाना लगा लीजिए, लेकिन ये एक बेनिफिक रूप में लेना है, मैलेफिक में नहीं लेना है। अगर ओकल्ट सीखना है तो केतु उसका कारक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी ने जनरल स्टोर खोलना है या अपने परिवार से संबंधित कोई दुकान है जो पीछे कंटिन्यू चली आ रही है उसको करना है, बहुत बढ़िया। किसी ने ध्यान ही लगाना है ईश्वर में, परिवार की तरफ से थोड़ा सा संन्यास लेना, उसके लिए भी बढ़िया है भाई। जैसा उसकी अपनी सोच है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर केतु इस पे इम्पैक्ट जरूर मारेगा असेंडेंट पे। और अगर हम देखेंगे बेनिफिट के हिसाब से, और कोई प्लेनेट एक और है, बुध। तो यहाँ पे बुध जो है वो बेसिकली मरकरी का है, रिश्तेदार का है, कम्युनिकेशन का है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ये जातक के ऊपर। और क्योंकि सैटर्न वहाँ प्रोफेशन का कारक होके भी बैठा है, तो हम थोड़ा सा ग्रह के हिसाब से अब बात कर लें। तो इस तो इस चीज को हम ये देख सकते हैं कि प्रोफेशन बहुत इस टॉरस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ एक हमने जर्नल जैसे कुंडली आती है देखते हैं, तो शनि प्रोफेशन का कारक है, केतु कुछ डिटैचमेंट का या सेपरेशन का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है। कम्युनिकेशन कुछ यहाँ पर ठीक होना चाहिए, तो जॉब अच्छी चलनी चाहिए अगर इसके हिसाब से दैनिक में बैठे। या ये जातक हो सकता है कि अपना जो भी काम कर रहा है उसको छोड़ के ये ऑकल्ट या इस टाइप की चीजों में काम कर सकता है। वहीं पर अगर हम इसकी मेलेफिक अर्गला की बात करेंगे, तो मेलेफिक में तीसरे नंबर हाउस में कोई नहीं बैठा है, 10वें में कोई नहीं बैठा है, 12वें में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। इनका मेलेफिक इफेक्ट लगन पे जरूर जाएगा, और वो 12वें हाउस में है। 12वें हाउस में होने से मतलब है कि कुछ ना कुछ वो नेगेटिव एनर्जी या कुछ खर्चा पानी या जो भी कुछ उसकी है, वो एनर्जी और इसके ऊपर आ गई। तो दो बेनिफिक प्लेनेट, दो मेलेफिक प्लेनेट। बेनिफिक और मेलेफिक बाय कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो सबको पता है सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये थोड़ा सा मेलेफिक में आते हैं, गुरु शुक्र और ये सब चीजें जो दूसरे प्लेनेट है बेनिफिक में आते हैं। एक जनरल हाउस की एनर्जी के हिसाब से। और कारक का जो हमारा एक सिंपल कंसेप्ट है, बेनिफिक अर्गला मतलब वो उस हाउस को सपोर्ट कर रही है, वो प्लेनेट उस हाउस को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी रूप से मजबूती दे रहा है। और मेलेफिक मतलब वो किसी भी रूप से, चाहे वो शुभ भी है, तो वो वहां बेनिफिक मतलब वहां पे मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है। तो शुक्र का और सूर्य की वजह से इस पे मेलेफिक इफेक्ट आएगा। अगर आप शुक्र कोई भी अगर वेल्थ का कारक मानते हैं, यंग फीमेल का कारक मानते हैं, या लग्जरी का कारक मानते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे। अब मान लीजिए शुक्र यहाँ 12वें हाउस में बैठा है, जहां तक अगर कारक की बात करेंगे तो उसने गाड़ी ले ली, तो गाड़ी लेने से क्या होगा, उसको खर्चा होगा मान लो। और वो खर्चा भी फिर गाड़ी जब लेने जाएगा उसको छोटी गाड़ी पसंद नहीं आएगी, उसको बड़ी गाड़ी पसंद आएगी। तो हो सकता है कि भाई ये जो इस जातक का 2016 से 2027 का टाइम पीरियड हो, या बड़ा घर लेगा या बड़ा, ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से उस प्लेनेट की एनर्जी की वजह से उसको दिक्कत आएगी, मतलब उसका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाएगा। मतलब यही हमारा कहने का मतलब। अब चलते हैं इस चीज के कि दो नेगेटिव है दो पॉजिटिव है, तो जीरो इफेक्ट हो गया जी। अच्छा भी आ गया बुरा भी आ गया, तो नेट में तो जीरो जीरो हो गया। लेकिन कभी भी कोई चीज जीरो तो होगी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ असेंडेंट पे असर आएगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिफ्थ हाउस बेनिफिक अर्गला में काउंट होता है, नाइन्थ हाउस मेलेफिक अर्गला में काउंट होता है। तो इस चार्ट में फिफ्थ हाउस में कोई बेनिफिक प्लेनेट नहीं बैठा है, नाइन्थ हाउस में मार्स एंड जुपिटर बैठे हैं। और इस कुंडली के हिसाब से अगर हम मार्स पराक्रम की बात करें, जुपिटर मान लो बुद्धि की बात करें, पराक्रम और बुद्धि के जोश में हो सकता है ये जातक कोई ना कोई नेगेटिव काम कर ले, जो बेनिफिक और मेलेफिक अर्गला के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इसी चीज को हम ऐड करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो कारका है, कारक तत्व। क्योंकि जेमिनी तो कारक तत्व की एस्ट्रोलॉजी है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आत्मा कारक, क्योंकि इसका शनि आत्मा कारक है और वो असेंडेंट में ही बैठा है। तो यहाँ क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल सोल। ये आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, इनहेरेंट क्वालिटीज को करता है, लाइफ पाथ को करता है। तो ऑब्वियसली जब इसकी टॉरस की महादशा चलेगी, तो ये जातक
आत्मा कारक वहां बैठने से इसके लिए अपने लाइफ पाथ में जो इसका कोई भी जो ईश्वर ने लिखा हुआ है या इसको कहीं से पता चलेगा या सिचुएशन ऐसी करेंगी वो फॉलो करने की कोशिश करेगा। और शनि यहाँ पर इस कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे दसम भाव यानी 11 नंबर की राशि है और नवम भाव में 9 नंबर की राशि है, तो कहीं ना कहीं धर्म और कर्म का इम्पैक्ट लगन में चला गया, यानी आपने अनुसार उसको वो तय जरूर करेगा। इट इज ए इंडिकेटर ऑफ द नेटिव पर्पस एंड एस्पिरेशंस। अगर उसका कुछ अपना काम करने की शुरुआत है, अपने लेवल पे कोई धार्मिक स्वभाव में बदलाव करने की तारक है, कारक है, कारण बनेगा, वो यहाँ पर दिखता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में अमात्य कारक पे, क्योंकि वो काम क्या करेगा, क्योंकि मार्स है। तो यहाँ पर भी वो जो मार्स है तो वो प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि अमात्य कारक जातक को प्रोफेशन देगा या नेम फेम या जो भी उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। तो यहाँ पर वो कैरियर, प्रोफेशन और स्टेटस को या इमेज इन सोसाइटी को दिखा रहा है, और वो 9th हाउस में चला गया, लेकिन वो इस टाइम पे मैलेफिक अर्गला में है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको इम्पैक्ट नेगेटिव ही मिलेगा। नाम होने की बजाय नाम बदनाम होने के चांसेस जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमात्य कारक और आत्मा कारक का दोनों का संबंध बनता है बाय दृष्टि, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो प्रोफेशन में तो अवश्य ही दिक्कत आएंगी, लेकिन जातक कोई ना कोई अपना प्रोफेशन दोबारा स्टार्ट करने के लिए इस लायक जरूर हो जाएगा, और उससे उसका आगे चल के नाम अवश्य होगा। क्योंकि आत्मा कारक और अमात्य कारक का यही एक ब्यूटी है कि वो एक गिरने के बाद जातक को उठाने में हेल्प जरूर करेंगे। अब आ जाते हैं कि कारण क्या बनेगा। कारण क्या बनेगा, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं ना असेंडेंट पे, कारण तो बनना चाहिए। कारण बनाएगा गैनेतिक कारक। गैनेतिक कारक जो है इस कुंडली में अगर आप देखेंगे सूर्य है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, और इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर 4th हाउस का स्वामी भी बनता है सूर्य। अगर हम वैसे भी देखेंगे तो जो गैनेतिक कारक है तो वो देखेगा, वो चर राशि में है तो वो स्थिर राशि में देखेगा, स्थिर राशि में यानी 5वीं 8वीं और 11वीं को, यानी घर पे, यानी अपोजिट सेक्स, या मतलब कह लीजिए पार्टनरशिप या पत्नी, और प्रोफेशन पे इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन हाउसेस पे ये एनर्जी इम्पैक्ट आएगा, और यहाँ पर गेनेटिक आर्क का होने की 12th हाउस में होने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट और प्रोमिनेंट होगा। तो हमने जो देखा कि यहाँ पर जो इसकी लाइफ में जो चेंज आ रहा था, प्रोफेशन पे इम्पैक्ट आ रहा था, वो यहाँ से भी गेनेटिक आर्क से भी प्रूफ हो गया। अब हो सकता है कि भी यहाँ पे अगर देखेंगे शनि है वो लगन में बैठा है, और यहाँ का स्वामी जो है मार्स है वो 9वें भाव में बैठा है, और यहाँ का जो खुद वो सूर्य स्वामी बन के 12th में बैठा है। तो ये बहुत सारा सर्कल जो है इसको दुख देगा, उसके बाद इसको वापिस काम करने के लिए आइसोलेशन में लेके जाएगा, आइसोलेशन में ले जाने के लिए वापिस इसको उभारने का चार्ट का गुंजाइश बनती है, क्योंकि आत्मा कारक और अमित्य कारक का आपस में संबंध है। तो यही ब्यूटी है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की। अगर आप इसमें खाली एक चीज देखोगे कि भाई हाँ हमने इसका कारका देख लिया, कारका गणितीय कारक ये है, आत्मा कारक है, नहीं, आपको रिजल्ट कभी अच्छा नहीं मिलेगा। जेमिनी कारक में, जेमिनी के एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी आपको प्रिडिक्शन करनी है, पहले आप चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने के बाद देखिए उसकी दशा कौन सी चल रही है, दशा सिस्टम से जो लगन बनाएंगे उस पे आप ये देखिए अर्गला कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, और किन किन प्लेनेट का असर आ रहा है। फिर उसके बाद उसका आत्मा कारक और अमित्य कारक स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो गणितीय कारक उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा तो वो उभारने में मदद करेगा। लेकिन अगर वहां पे गणितीय कारक एक्टिवेटेड ही नहीं है, वो एक्टिवेटेड ही नहीं है, तो हो सकता है उसको कम नुकसान हो, लेकिन अगर एक्टिवेटेड है तो वो उसको नुकसान अवश्य देगा। उस नुकसान से उभरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो प्लेनेट बचा सकते हैं, एक है आपका आत्मा कारक और एक आपका अमित्य कारक। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को देखिए। आज मैंने एक वीडियो और एक बहुत ही फेमस रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए या पुराने व्यक्ति के चार्ट पे भी प्रिडिक्शन करने की इसी टेक्निक से की है, लेकिन वो क्योंकि 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो है तो आप वहां उससे समझ नहीं पाएंगे, तो ये एक और जातक जो कि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में ही है उसका चार्ट लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं उन दोनों को जानता हूँ और दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस है। और आप देखिए इस जातक का अभी ये इतना पीरियड लंबा
गया जिसमें उसको डिफिकल्टी आ चुकी है, और उस जो चार्ट में मैं बोल रहा हूं उसमें डिफिकल्टी अभी आनी बाकी है। तो दोनों को अगर आप क्लब करेंगे तो आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आराम से लॉजिक से समझ आ जाएगी। और आपको ये जो दूसरी जो रेमेडी की, या जो रेमेडी वाले कर रहे हैं, आपको आंखें खुल जाएंगी कि रेमेडी नहीं, कर्म की रेमेडी ही सबसे ऊपर है। कर्म करते चलिए, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि ग्रह जो हैं वो स्टोनों से, हो सकता है आपको प्लेजर मिले, क्योंकि भी आपको एक भाई मान लीजिए सोना आज 1 लाख के आसपास पहुंच गया, 1 लाख की चीज पहनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप कर्म करेंगे तो आपको बगैर सोना चांदी के, बगैर किसी गहने के, आप अच्छे से अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी पाएंगे और ईश्वर के नजदीक जा पाएंगे। जय श्री राम।